संख्या पद्धति है ना। पद्धति का मतलब होता है कि वैसा सिस्टम जिसके अनुसार कोई कार्य है ना सिस्टमैटिक ढंग से हम काम करते हैं, पद्धति वह पद्धति है ना। यानी कोई भी कार्य जो सिस्टम मैटिक हो, यानी अगर एक कार्य को करें तो दूसरा कार्य मेरा चालू हो। ऐसा नहीं है कि एक यहां से किए एक वहां से शुरू कर दिए अब खत्म हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ये जो संख्या पद्धति है ना, वो हमें आगे आने वाले हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं तो मिलने वाला ही है। जैसे एक दिन हम बता रहे थे आप लोग को प्रीवियस जब शुरुआत हुआ था इस बैच का, उसमें बताए थे आपको अंक के बारे में, बताए कि नहीं बताए थे, यानी डिजिट्स क्या होती है ये बताए थे। अब इस डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास डिजिट तो पता है कितना होता है ना, कि 10 होता है, 10 होता है, जो कि आपको बताया गया 0 से कितना 0 से। अब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी पे डिपेंड करता है ना, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी पे डिपेंड करता है, और किसी पे करता है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम कह दें तो ये सीधा बात चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब बताओ कोई भी तुम अंक ले लो, कोई भी अंक तुम ले लो है ना। अब मान लेते हैं हम लेते हैं 1034, कितना ले। अब बताओ इसमें जो भी तुमने अंक डिजिट जो यूज किया है डिजिट, क्या इसमें वो है या नहीं है? सब के सब इसमें है ना। अगर तुम इससे और आगे चलते हो, हम लिख देते हैं 1 3 5 8 7। अगर काउंट करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। यहां लिखा गया 10,000 पे जैसे आता तो 13,587। कितना लिख रहा है 13,587। आपका पूरा का पूरा काउंटेबल हो गया कि 13,587। अब बताओ इसमें जो भी डिजिट तुमने यूज किया, जो भी अंक यूज किया, क्या इसमें है या नहीं है? यानी खेल किसका, तो पूरा पूरा ये अंक का ही मैथमेटिक्स खेल करता है। बशर्ते आप जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते जाते हो, वो टॉपिक का अपना एक अलग से है ना कुछ मेथड होता है, कुछ कंसेप्ट होता है, जिसके अनुसार उस मैथ को हम बनाते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं। बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी अगर उसमें हमें कुछ मिलने वाला है तो बात हमेशा इसी को करेगा, करेगा ही नहीं करेगा, चाहे किसी टॉपिक को उठाकर देख लोगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात बनता है कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे ही नंबर की बात करते हैं तो ये जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी से लिया गया। न्यूमरोलॉजी एक लैटिन शब्द है जहां हम लिखते हैं NO। क्या लिखते हो? NO। ऐसे करके लिखते हो ना, नंबर शॉर्टकट में निकाल देते हो नंबर NO है ना। ये अब देखो नंबर अगर NO लेते हो तो वो यहां कहीं दिखाई तुमको दे रहा है, कहीं भी वो है जो तुम्हें नजर आना चाहिए, कहीं भी नंबर में वो नहीं है, तो फिर नंबर NO कैसे होता? तो हम ऐसे करते चलो भाई नंबर काम करता है, नंबर से हम लोड करें नंबर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा वो है। तो ये जो बातें नंबर बना है ये न्यूमरोलॉजी से बना है। किससे बना है? न्यूमरोलॉजी से बना है, जो क्या है लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? है ना। इसमें क्या बचा हुआ? निम्रो। क्या बचा हुआ है? निम्रो है ना। ये निम्रो से जो बना वो क्या हो गया आपका है ना नंबर। उसका शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? क्लियर है? तो सबसे पहले लिखिएगा कि संख्या होता क्या है ना। सबसे पहली बात अगर हम कर दें संख्या की, तो संख्या होता क्या लिखोगे? संख्या यानी नंबर। कहां लिखा हुआ? लिखिएगा जो किसी
वस्तु के परिमाण या परिणाम, परिमाण परिणाम परिमाण तथा इकाई का अपवर्त हो अपवर्त हो तथा प्रश्न कितने का जवाब देता हो, प्रश्न कितने का जवाब देता हो, प्रश्न कितने का जवाब देता हो, संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। अब जैसी बात किया संख्या के यानी नंबर की, किसका? संख्या यानी नंबर के, तो नंबर क्या कह रहा है? संख्या किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का परिमाण का अपवर्त है ना, यानी जो इकाई योग है ना, किसी भी संख्या के अगर परिणाम यानी जो इकाई बनाया, अब इकाई का हमारे यूनिट प्लेस पे लेंगे है ना, एक से शुरू करेंगे। अब जैसे होगा है ना, अगर हम बोल दें कि एक बैग में 10 केजी चावल है, कितना बोले? एक बैग में 10 केजी चावल है, तो जैसे ही 10 केजी की बात किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? 10 केजी। अब ये जो 10 केजी है क्या है उसका, है ना, उसका यूनिट के रूप में वो हम निकाले हैं, जो यूनिट बताता है कि आपका 10 केजी क्या है, उसमें चावल है, तो 10 आपका संख्या है या नहीं है? जो 10 बनेगा वो संख्या बनेगा या नहीं बनेगा? और दूसरी बात कि यदि वो संख्या उसे भी कहेंगे जो हमारा प्रश्न कितने का जवाब दे दे। कितना बजा है? 12 बजे हैं। कितने केजी हैं? 5 केजी हैं, है ना। कितने किलोमीटर चलना है? 5 किलोमीटर चलना है। यानी जहां कितने का प्रश्न आया, अगर उसका जवाब हमें मिल जाए तो क्या बन जाएगा? वो संख्या बनेगा। जब भी व्यक्त करेंगे तो संख्या में व्यक्त करेंगे। अगर कहीं कह दे कि संख्या के अलावा कह दे कितना मीटर है, तो भी कहेंगे 5 मीटर है। कितना फीट है, तो 5 फीट है। सब जगह तो वही बात आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अंक तो आएगा। क्लियर है? तो नंबर किससे बना? न्यूमरोलॉजी से। क्या है? लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या है? निम्रो। इसमें क्या है? एक निम्रो है ना, जिसका शॉर्टकट में यूज क्या करते हैं? नीचे ये लिख लीजिएगा, NO, है ना, नंबर लिख लोगे। हाँ, हो गया। अब बात चलती है कि जैसे ही हम संख्या के बारे में जान गए, तो अब बात चलता है कि ये अंक क्या होता है। इसकी भी थोड़ा सा डिफिनेशन समझ ले। अंक होता क्या है? तो लिखोगे अंक, और इंग्लिश में लेना है ना, इंग्लिश में लिखना डिजिट्स। अंक इंग्लिश में डिजिट्स। या डिजिट लिखो, हो गया ना। हाँ। लिखोगे कि किसी भी अंकन पद्धति में
किसी भी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाई जाती है, किसी भी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाई जाती है, अंक कहलाती है या अंक कहलाता है। हो गया। अब देखो हमारे पास अंक, जैसे ही अंक की बात करता है तो हम जो यूज करते हैं पद्धति उसे कहते हैं दशांश, है ना। क्या? दशांश। अब ध्यान देना, है ना, कि हमारे पास अंक पद्धति अगर थोड़ा सा नॉर्मल है, एक चैप्टर आप लोग को फिर से लाया है जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। अब देखो हम जो दशांश पद्धति जो यूज करते हैं उसका बेस होता है 10। क्या होता है? 10। हमारा जो दशांश, अब लिख दिए 12 का जो बेस 10 हुआ, इसका मतलब हमारे पास दशांश पद्धति है। अब इस पद्धति में हम कितने डिजिट को यूज करेंगे? 10 का। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8 और 9। लेकिन और भी हमारे पास पद्धतियां हैं। आप देखो किसमें, तो हम कहते हैं दूसरा जो आता है वो बाइनरी। क्या आता है? बाइनरी। तो बाइनरी जो होता है उसको हम कैसे? 2 से डिनोट करते हैं। किससे? 2 से डिनोट। जब कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा कि इसको 2 से डिनोट, या केमिस्ट्री फिजिक्स भी आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। अब देखो 2 है। अब 2 का मतलब इस पे जो बाइनरी जो हमारा होता है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 2 ही डिजिट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अब इसमें अगर हम दे दें 0, 1 बाइनरी में है, इसका मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अगर 1 और 2, यानी 1 और 0, 1 ऐसे करके लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये हम खाली इधर बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितना। एक एग्जाम्पल ये कि 1, 0, 1 ये आपका बाइनरी में है। अगर तुम इसी को अगर 12 लिख दो, 12 को 2 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी में होने वाला नहीं है। आपका बाइनरी में जब भी होगा तो कितने डिजिट? 0 और 1 ही रह सकते हैं और कोई भी नहीं रहेगा। ये आपका चैप्टर भी चलेगा। किस तरह से? तीसरा जो आपका आएगा वो आपका है ऑक्टेट। क्या है? ऑक्टेट। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? इसमें जो होगा आप 2 और 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ 8 बेस रहेगा। 2, 7 क्यों लिख सकते हैं? कि इसमें जो आपका अंक यूज होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक, यानी 8 से कम तक यूज होता है ना। ये ऑक्टेट। चौथा जो आपका नंबर अगर नॉर्मली बोला जाए तो हेक्साडेसिमल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। उसमें 16 की बात करता है, लेकिन उसमें 10 के बाद आपका A, B, C, D भी आ जाते हैं। आपको लिखा रहेगा 2, है ना, और A, है ना, इस तरह से। यानी यहां जो रहेगा बेस में वो 16 रहेगा। तो 2 है 16 हो गया। इसका मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। ये F तक चलेगा। A, B, C, D, E, F। F के बाद नहीं होगा क्योंकि 15 है ना, 16 के बाद वो चलने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ पद्धतियां हैं जो आपको यूज में आता है। आज आप पढ़ोगे भी कुछ कुछ का तो पढ़ो, लेकिन हमें किसको समझना है? तो दशांश प्रणाली को समझना है ना। किसको समझना है? दशांश प्रणाली। तो हमारे पास कितने दशांश प्रणाली में आपका अंक है, डिजिट है? तो 10 डिजिट है। कितने डिजिट? 10 डिजिट है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर? यहां तक नोट कर लोगे इसको। और 12, 10 से भी एग्जाम्पल में अंक का। हाँ, ये आपका दशांश 10 नीचे जो बेस है, ध्यान रखना, 10 जो नीचे बेस में, यानी कहां तक? तो 10 डिजिट है इसलिए तो 10 दिए। इसमें 2 डिजिट है इसलिए 2 दिए, है ना। इसमें 8 डिजिट होगा इसलिए 8 दिए। इस तरह से बढ़ते चला जाता है, नियम होगा। हाँ, ये पद्धति है आपका। रोल होगा तभी ना क्या है, साथ लगा है। पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, टाइम आने दो। समझ गए? मतलब जो नीचे 10 है तो उसका 10 होगा, जो 2 है तो उसका 2 होगा।
हो गया, मिटा रहे। अब ध्यान दीजिए कि हमने 10 डिजिट निकाला, कितने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बात चलता है कि मान लो कि एक परिवार के रूप में, क्या है? एक परिवार है। क्या है? एक परिवार। कितने लोग सदस्य इस परिवार में? कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। अब ध्यान देना कि जब भी कोई परिवार होता है 10 सदस्य है तो उसमें डिवाइड तो होना लाजिमी हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही वो परिवार बढ़ना शुरू होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो अभी तक संयुक्त परिवार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ यही रूल होता है कि आपका जो परिवार जब बड़ा होना शुरू हो जाता है, अगर किसी के पिताजी 4 भाई हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटेंगे, चारों अलग अलग होंगे तो फिर उनके जो आएंगे सुपुत्र लोग, सुपुत्र हो सुपुत्री हो, है ना, और भी 3 और हैं उनके भी होंगे, तो फैमिली बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे बड़ा होना शुरू हो जाता है तो बंटना शुरू हो जाता है, यानी फैमिली परिवार आपका डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, बंटना शुरू हो गया। इस कॉल से आपका फैमिली बिखरना शुरू हो जाता है। अब समझ लेना कि 0 टू यानी 10 जो डिजिट है एक परिवार बनाता है, तो ये भी टूटेगा। अब ये 10 डिजिट को समझने के लिए हम अलग अलग कैटेगरी में इसके अलग अलग भाग को पढ़ते हैं। तो सबसे परिवार इसका जो बनता है वो है नेचुरल नंबर। किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर में, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बात बोल रहे हैं? प्राकृतिक संख्या, है ना। दूसरा जो आपका बटेगा वो हो जाएगा होल नंबर, है ना, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। तीसरा जो ग्रुप बटेगा वो होगा इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर है? हाँ, डाले। क्या है आपका? पूर्णांक। चेंज कर दीजिए। हाँ, रख दिया। क्लियर हो गया? चली थी क्या करोगे? लाइव हो क्लियर हो गया? अब देखिए, सबसे पहली बात इसकी बात करेंगे, हर चीज को करेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसे कैटेगराइज करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात लिखोगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर होता क्या है, इसकी क्या अहमियत है ना। तो अमूमन कहा जाता है जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, वो हम बचपन से सीखते आते हैं।
चाहे तुम पढ़ाई करो या नहीं करो, फिर भी इसकी ज्ञान तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाए। अब बताने वाली बातें हैं कि अगर तुम ग्रेजुएट हो, तुम क्या हो, ग्रेजुएट हो, तो क्या तुम्हें पैसा गिनने आ जाएगा? और अनपढ़ अभी जो नई क्लास गया है उसको पैसा गिनने नहीं आता है, वो भी अच्छी तरह से गिन सकता है। फिलहाल का जो कम्युनिटी बना हुआ है हमारा, है ना कुछ ज्ञान तो है। तो कहता है प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जिसका ज्ञान, है ना, यानी किसी भी इंसान को जन्म से ही होता है। जन्म से ही जिसका ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। या अगर हम जनरली वे में अगर इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त वह सभी संख्याएं, गिनती में प्रयुक्त सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? लिखोगे गिनती में प्रयुक्त सभी संख्याएं, गिनती में प्रयुक्त सभी संख्याएं गिनती में प्रयुक्त सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब ये जो प्राकृतिक संख्या है ये शुरू कहां से होगा? एक से, जीरो से नहीं। कहां से शुरू होगा? एक से, है ना, और 2 3 समटाइम सोन ऐसे बढ़ते रहेगा और खत्म कहां पे हो जाएगा? अनंत। यानी इसका हम सीधा लिखेंगे एनडी। क्या लिखोगे? एनडी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? क्या है? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। यानी आप हिंदी में बोलते हो तो क्या बोलोगे? अनंत, है ना। ये अनंत तक जाएगा, चाहे आप करोड़ लो, संख लो, महासंख लो, क्या लेते हो तुम पे, है ना, तुम्हारे कॉपी है ना जितना भर जाए उससे ज्यादा, जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां तक जा सकते। अब इससे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? तो क्या बताओगे? और आपसे अगर पूछते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है तो क्या बताओगे? क्लियर? एग्जाम्पल लिख लिए तो नोट में लिख लेना, नीचे नोट में लिखना, इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। दूसरा, इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, यह एक से प्रारंभ होती है। यह एक से प्रारंभ होती है। यह एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। हाँ, अगली बात, तो ये बात समझ में, प्राकृतिक संख्या में वैसा कुछ था नहीं। दूसरी बात आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की। लिखोगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब ये होल नंबर है क्या? पूर्ण संख्या क्या कहता है? तो सीधा सीधी बात है कि अगर हम बोलते हैं
कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, किसके, प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में, है ना, अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर देते, खाली प्लस जीरो कर देना है, किसको सम्मिलित कर लिया जाए, जीरो को सम्मिलित कर लें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी लिखिएगा, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। है ना। अब सीधा जब हम n कहे थे तो n किसको डिनोट कर रहा था, नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को, यानी यहां 1 2 3 4 100 हम बढ़ाए, लेकिन यहां कहता है कि अगर इसमें किसको जोड़ लें, जीरो जोड़ लें, उसके बाद 1 2 3 4 100 ऐसे चलते रहेगा, कहां तक, अनंत तक चलते जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 so on। वो तो ऊपर वाला है, ये लिखो ना आप। नोट में लिखना, पूर्ण संख्या के समुच्चय को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। अगला बात है, ये भी समझ में आ गया, ये हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मंझली क्या होता है, मंझली कोस्ट होता है, तो मंझली कोस्ट होता है, मंझली कुछ नहीं होता ऐसा। खैर कोई बात नहीं, आगे देखोगे। अब इसमें क्वेश्चन और उठता है कि बताइए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि बताइए सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्या होना चाहिए, नो, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि इस पूर्ण संख्या में जीरो एक है ना, और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका, हाँ, यस, है ना, कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। क्लियर है, इस बात को समझ गए। अब अगला जो आता है आपका पूर्णांक, क्या आता है, पूर्णांक, है ना, इंटीजर्स।
इंटीजर्स लिखिएगा। यदि यदि पूर्ण संख्या के समूह में यदि पूर्ण संख्या के समूह में यदि पूर्ण संख्या के समूह में समूह को लिख देना। यदि पूर्ण संख्या के समूह को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए, यदि पूर्ण संख्या के समूह को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। चिन्हों को मिलाकर लिखा जाए या के साथ लिखा जाए, ये भी लिख सकते हो, के साथ लिखा जाए तो वह पूर्णांक कहलाती है। तो वह क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। हो गया? ध्यान देना, अगर हम लिखते हैं यहां जेड, देखो हमारा पूर्ण संख्या कितना था? 0 1 2 3 4 और कहां तक? अनंत तक। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव लिखाएगा। लेकिन हमने बोला कि 0 तो ऑलरेडी उसमें था, पूर्ण संख्या में 0 था ना, है ना। लेकिन अगर इसमें एक चार दे रहा है कि ऋणात्मक भी होना चाहिए, तो ऋणात्मक 0 से पहले, 0 के बाद, 0 से पहले, तो यहां से आएगा -1, है ना, आया कि नहीं आएगा? तो -2 -3 समथिंग कहां तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। ना तो पहला और न तो अंतिम, दोनों में कोई भी यहां नहीं है, ना ही पहला है और न ही क्या है? अंतिम। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात को याद रखिएगा कि पूर्णांक जब भी बनेगा तो कौन इंक्लूड रहेगा? 0, है ना, क्योंकि 0 किसके साथ आया था? पूर्ण संख्या के साथ आया था, है ना। अब बस उसी को किसके फॉर्म में लिख देना? निगेटिव फॉर्म में, यानी ऋणात्मक फॉर्म में भी लिख दें तो हमारा का पूरा कलेक्शन क्या मिलेगा? पूर्णांक का मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, नोट में लिखना, नोट में लिखना पहला, इसे प्राय जेड से सूचित किया जाता है, इसे प्राय जेड से सूचित किया जाता है। हो गया? दूसरा, धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तीसरा, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है।
चौथा, जीरो को जीरो पूर्णांक कहा जाता है। जीरो को जीरो पूर्णांक कहा जाता है। जीरो पूर्णांक कहा जाता है, या उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, या उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है, या उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है। यह ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। यह ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। यह न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। हो गया। अगला लिखोगे, इसका ना तो पहला अंक, इसका ना तो पहला अंक, इसका ना तो पहला अंक और ना ही अंतिम अंक प्राप्त किया जा सकता है, और न ही अंतिम अंक प्राप्त किया जा सकता है। हो गया ना। तो ये पूर्णांक की बातें थी। पूर्णांक क्या क्या, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम अच्छी तरह से इसको रफली समझेंगे। अभी सिर्फ आपको डिफिनेशन थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखना, अब अगला बात, जब पूर्णांक हम समझ गए तो इसमें एक और पूर्णांक आता है जिसको बोलते हैं विशिष्ट पूर्णांक। क्या बोलते हैं? विशिष्ट पूर्णांक। लिखोगे विशिष्ट पूर्णांक। क्या है आपका? विशिष्ट पूर्णांक। क्या लिखे? विशिष्ट पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है ना, इंटीजर्स भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक इंटीजर्स, SPEC हो गया ना, SPECIFIC, स्पेसिफिक इंटीजर्स। स्पेसिफिक इंटीजर्स नहीं, पूरा है तो पूरा नाम है ना। विशिष्ट पूर्णांक, विशिष्ट के लिए स्पेसिफिक, पूर्णांक के लिए इंटीजर्स। तो हो गया स्पेसिफिक इंटीजर्स। हाँ लिखिएगा, वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्त हो। अपवर्त का मतलब ब्रैकेट में आप गुणाखंड भी लिख सकते हो। जिसका केवल एक गुणाखंड हो या अपवर्त हो, जिसका केवल एक गुणाखंड हो या अपवर्त हो, जो दोनों में लिखो या ब्रैकेट में लिख के आप नोटेशन दे सकते हो, विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। वह पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्त हो है ना, एक अपवर्त हो, क्या कहलाएगा? अब देखो किसका अपवर्त, तो खुद ब खुद एक ऐसा शब्द है, पहला एक, एक जो आपका है इसको क्या कहते हैं? एक। तो एक क्या है आपका? विशिष्ट पूर्णांक होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक का कितना गुणाखंड? एक गुना एक, एक ही, और कोई इसे तोड़ सकते हो। तीन का कितना गुणाखंड? तीन गुना एक बराबर तीन, क्या और किसी से तीन कटेगा? पांच का पांच गुना एक, और कोई होगा? सात का सात गुना एक, फिर 11 होगा।
11 गुना 1 13 होगा, 13 गुना 1 17 होगा, 17 गुना 1 इस तरह से आपको चलते रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वैसा धन पूर्णांक निगेटिव मत लेना, यहां ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है ना, घनात्मक की बात कर रहा है। तो कहता वैसा धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्त हो, कितने अपवर्त होंगे, एक अपवर्त हो, वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट पूर्णांक कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप 1 सबसे पहला 1 होगा, फिर आपके 3 5 7 ये सब के सब किसमें चले जाएंगे, विशिष्ट पूर्णांक में चले जाएंगे। नोट कर लेना। हो गया ना। अब इसके बाद आगे बढ़ो। अब ध्यान देना, इसके बाद इसके अंदर हम जितने भी अभी तीनों के तीनों जो फॉर्म पढ़े, अब पूरा का पूरा संख्या इसके अंदर आ गया, सबका सब करीब आगे हम और भी जानेंगे। अब इसके कुछ गुण भी हैं, वो गुण के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो उन गुणों के आधार पे अगर माना जाए तो ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, एक तो होता है सम और एक होता है विषम। पहला क्या, सम संख्या, दूसरा क्या, विषम संख्या। तो पहला लिखोगे सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। लिखोगे इवन नंबर। देखिए वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्या कहलाते हैं। कौन कौन हो जाएंगे, तो सबसे पहला 2 खुद ब खुद, उसके बाद आपके पास 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 9 भी दे दे नहीं ना, तो आपका 10 हो जाएगा, 12 होगा, 16 जहां तक चले जाए, है ना। हर चीज को, टॉपिक को ध्यान से समझोगे और हर टॉपिक को समझोगे तो समझ में आएगा। हो गया, क्लियर है। दूसरा, अरे तो नोट पहले लिख लेना इसका, कुछ नोट्स। देखो, अगर सम संख्या की जैसी बात चल रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें व्यापक रूप की, ये किस फॉर्म में चलता है, तो हमेशा सम संख्या जो चलेगा 2n के फॉर्म में चलेगा। किसके फॉर्म में, 2n का फॉर्म में, है ना। n नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर कोई बात पूछे कि पहला सम संख्या क्या है, तो 2 गुने नंबर ऑफ डिजिट्स 1, पहला का मतलब 1, तो 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 2। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरा नंबर क्या है, तो 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी, यानी इस रूप में जहां तक निकालने बोला जाए कि बताइए भैया कि आपका जो सम संख्या है 50वां नंबर में अगर सम संख्या की बात करें तो कितने होंगे, तो क्या कहोगे, 50 गुना 2 कौन होगा, 100। आपसे पूछ दिया जाए, है ना, कि 137वां नंबर कौन होगा सम संख्या को, तो उतना गुना 2। सिंपल सी बात है। तो लिख लोगे नोट में
कि सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप 2n के रूप में होता है। सम संख्या का व्यापक रूप 2n के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 2n के रूप में होता है। तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है ना, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोल रहे हैं? ऑड नंबर। लिखोगे वैसा धन पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वैसा धन पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विषम संख्या कहलाती है। अगर इसकी व्यापक रूप की बात किया जाए तो सीधा सीधा इसका व्यापक रूप होगा कि 2n माइनस 1 के फॉर्म में होगा। बिकॉज n बराबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। कितने रैंक में पूछ रहे हैं आप? तो अगर हम बोल दें कि रैंक कितना, तीसरा नंबर, तो 2 × 3 - 1, 3 दूनी 6 में से गया तो कितना? समझ रहे हो बात को? तो इसका अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा 3, 5, दूसरा हो जाएगा 5, 7। 7। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो तीसरा जो तुमने शुरू किया उससे पहले भी आपका है या नहीं है? तो याद, हाँ, अगर आपको बोला जाए कि ये 2 × 1 है, अब -1 है, तो यानी 2 कम 2 में से क्या, तो कितना? 1 भी आपको विषम संख्या के रूप में आ सकता है। तो यानी 1 भी आपका विषम संख्या, 1, 3, 5, तब तो 5 तीसरे नंबर पे आया ना। हम निकाले ना 5, है ना, तीसरे नंबर पे आया। क्लियर है? नोट में लिख लेना, इसका एग्जांपल लिख के सो ऑन चलते रहेगा। नोट में लिखिएगा 1, 3, 5, 7 सो ऑन। नोट में लिखना विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप 2n - 1 के रूपों का होता है या रूपों में होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप